तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। लेकर आ गए फिर से एक बार उत्तराखंड जीके की क्लास। और उत्तराखंड जीके की क्लास में आज कुछ ऐसी चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे जो एग्ज़ाम में हमसे अक्सर गलत हो जाती हैं। जिसमें ख़ास क्या चीज़ें हैं, गोरखा, पंवार और चंद राजवंश के अधीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था थी, भूमि नाप व्यवस्था थी, बंदोबस्त था, वो क्या था। उसमें अक्सर चीज़ें जो हैं आपस में इतनी घुली मिली हैं कि हम लोग उसको क्लासीफाई नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं कर पाते। तो कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से मैंने उसको लिखा है कि याद करने में और समझने में उसको आसानी हो जाए। जैसे गोरखाओं के समय में अलग अलग तरह के टैक्स थे, हालांकि बहुत सारे टैक्स थे गोरखाओं के समय में, क्योंकि जो कवि गुमानी पंत हैं उन्होंने कहा है कि लोगों के सर पर इतने बाल नहीं थे जितने के टैक्स का बोझ था या जितने तरह के टैक्स थे। तो गोरखाओं ने, जाहिर सी बात है, गोरखा यहाँ जैसे तुर्क और मुगल यहाँ लूटने आए, वैसे ही गोरखा लूटने आए थे। उन्होंने लूटने के लिए तरह तरह के टैक्स लगाए और टैक्स वसूलने में बहुत ही सख्ती की। गोरखा शासन जो था उत्तराखंड में, वो सबसे अत्याचारी शासन था। खैर, तो गुमानी ने कहा है कि सर पर इतने बाल नहीं जितने टैक्स। तो इसी में एक टैक्स था पुंगाड़ी। ये जो है लगान था, भूमि की उपज के बदले में लिया जाने वाला टैक्स, जिसे कहते हैं लगान। तो गोरखाओं की, देखिए, एंशिएंट मेडिवल एज में जिसमें भी आप कहें, आपसे कोई कहे कि भाई इनकम का मेन सोर्स क्या था, तो लगान ही था। अब तो खैर सरकार की इनकम का सबसे बड़ा जो टैक्स सोर्स है वो जीएसटी है, लेकिन उस दौर में इनकम का सबसे बड़ा जो सोर्स था वो लगान था। तो इस समय सबसे ख़ास जो टैक्स था वो था पुंगाड़ी, जो कि लगान था या ज़मीन से वसूला जाता था, पुंगाड़ी कर। तो इधर बैठ जाओ, पुंगाड़ी कर। फिर मांगा जो था आपात कर था, इमरजेंसी, जैसे अकाल हो जाए या युद्ध पड़ जाए तो अचानक से पैसे की ज़रूरत आन पड़े तो ये होता था मांगा कर, इमरजेंसी में वसूला जाता था और हमेशा कैश लिया जाता था। मिझारी, तो तरह तरह के शिल्पी होती थी, शिल्प जातियाँ, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे कहते थे मिझारी। इसके अलावा टांड, जो कपड़ा बुनकर होते थे, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे कहते थे टांड कर। ठीक है, टांड पता किसे कहते हैं? जो हैंडलूम का जो प्रकार होता है उसे कहते हैं टांड। तो जो कपड़ा बुनकर थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे टांड कहते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों से, आमतौर पर ब्राह्मण जो होते थे वो लगान से मुक्त होते थे, लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों से भी लगान वसूला और ब्राह्मणों से लिया जाने वाला जो लगान था उसे ये लोग कहते थे कुशही या कुशही। खैर, आगे चलें। फिर पंवार वंश में कुछ एक टैक्स हमको मिलते हैं, जैसे कि इनका जो मुख्य टैक्स था लगान, वो था सिरती। देखो, लगान को गोरखों ने क्या नाम दिया? पुंगाड़ी, और पंवारों के समय में इसको क्या कहा जाता था? सिरती। अच्छा, इसमें एक कर और है, अधाली। अधाली का मतलब है आधा। उपजाऊ जमीन से ये आधा लगान लेते थे। कौन? पंवार वंश के राजा, जिसको कहा गया अधाली। ओके, आगे चलें। चंद्रवंश के समय में गल्ला छहाड़ा का मतलब क्या है? लगान की 1/6 दर, कुल उपज का 1/6, उसको कहा गया गल्ला छहाड़ा। 36 कहते हैं ना, चंदों के समय में 36 या उससे ज़्यादा प्रकार के टैक्स थे। चंदों के समय में 36 या उससे ज़्यादा प्रकार के टैक्स थे, इसी को कहा गया था 36सी। सिरतान या सीती, आप देखो जैसे ना, यहाँ पर है मांगा, हालांकि इमरजेंसी टैक्स है जो नकद में लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चंदों के समय में जो टैक्स नकद दिया जा रहा है उसको कहा जा रहा है सिरतान या सीती। फिर मांगा आपात कर, देखो इन्होंने, गोरखों ने भी लगाया और इन्होंने भी लगाया मांगा। अच्छा, मांगा ये पंवारों के समय में भी था, आपातकाल में लिया जाने वाला टैक्स जो है मांगा। गोरखों ने इसे सबसे सख्ती से वसूला, चंदों ने ही वसूला और पंवारों ने वसूला, लेकिन गोरखों ने इसकी वसूली में सबसे ज़्यादा सख्ती की थी। कमीनचरी, सयानचरी, ये ऐसा ना, कमीना और अणा, कमीना और सयाना, ये जो थे रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, लगान अधिकारी थे, कमीना और सयाना। इनको जो टैक्स, इनके लिए या इनके काम के लिए या इनको सैलरी देने के लिए आम लोगों से जो टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे, क्या कहते थे उसको? कमीनचरी और सयानचरी। कमीना और सयाना, अभी मैं प्रशासनिक व्यवस्था बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि कमीना और सयाना क्या थे। तो खैर, कमीनचरी और सयानचरी जो थी वो इन अधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन के रूप में टैक्स था। एक और अधिकारी होता था नेग या नेगी। ये नेग या नेगी जो होता था परगना अधिकारी होता था। इसको जो टैक्स, इसके लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे नेगदारी। नेगी नाम का जो अधिकारी होता था वो परगना अधिकारी होता था। अब इसकी सैलरी के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे नेगदारी भी कहते थे और सींगदारी भी कहते थे। ठीक है ना, मैंने लिखा भी है, सींगदारी या नेगदारी परगना अधिकारी को दिया, परगना अधिकारी के लिए ले आने वाला
टैक्स। इसके अलावा जैसे गोरखों ने टांड कर लगाया है कपड़ा बुनकरों पे, इन्होंने भी लगाया। इसके दो नाम मिलते हैं, तान या टांड कर। और जो पंडित होते थे, जो जागर लगाते थे, उनसे भी टैक्स ले जाता था, जिसको कहा गया जागरिया कर। घराटों पर टैक्स ले जाता था भांग कर। घराट समझते हैं ना, पहाड़ पे पानी की सहायता से जो गेहूँ या अनाज पीसने की जो चक्कियाँ चलती थी उसे घराट कहते थे। तो घराटों पे जो टैक्स ले जाता था उसे कहते थे भांग कर। इसके अलावा न्यो वाली, आप लोग आज कोर्ट में कोई मुकदमा करने जाएँ ना तो कोर्ट फीस पड़ती है, अदालत की भाषा में उसे कोर्ट फीस कहते हैं। टैक्स यानी कि आप अपना जो केस यहाँ पर लेकर आए हो उसकी सुनवाई के बदले में आपसे कुछ पैसा या कुछ फीस वसूली जाएगी। उसी तरह से पवारों के समय में अगर आप कोई न्याय पाना चाहते हो, कोई मुकदमा लेकर ले जाते हो, तो उसके बदले में आपको टैक्स देना था न्यो वाली। और ये लोग शिल्पियों से लेते थे कर, जिसका नाम था मिझारी। देखो, गोरखे जो शिल्पियों से टैक्स लेते थे वहाँ पर उसको भी वहाँ मिझारी कहा गया है, और पवारों के या चंदों के समय में भी इसको कहा गया है मिझारी। ठीक है, तो फिर से पवारों ने सिरती वसूला, लगान था ये, और अधाली वसूला उपजाऊ ज़मीन से, ये भी लगान का प्रकार था। बाकी सारे ये जो टैक्स लिखे हुए हैं सब चंदों के समय के हैं। ओके, फिर है राजस्व या भूमि बंदोबस्त। बंदोबस्त आप समझते हो, भूमि बंदोबस्त, किसकी ज़मीन है, क्या बोया गया, कहाँ है ये ज़मीन, कौन इसका मालिक है, इसमें क्या बोया जा रहा है, और इससे लगान किस तरह से वसूला जाएगा। ठीक है ना, लगान की दर क्या होगी, वो नकद वसूला जाएगा, कौन इसको वसूलेगा, कौन इसको नहीं वसूलेगा, किसकी जिम्मेदारी इस लगान को देने की, ये सारे सिस्टम जो कहलाते थे, इनको हम कहते थे बंदोबस्त। तो गोरखों के समय में कुमाऊं में सबसे पहले जो भूमि बंदोबस्त किया था, ये सवाल कई बार आ चुका है, सुब्बा जोगा मल्ल ने। गोरखों के समय में कुमाऊं में भूमि का बंदोबस्त जो सबसे पहले किया वो किया सुब्बा जोगा मल्ल ने। ठीक है ना, मैंने लिखा भी है सुब्बा जोगा मल्ल। कुमाऊं में गोरखों का फर्स्ट बंदोबस्त, यानी कि इसने कुमाऊं में पहली बार भूमि बंदोबस्त किया था। अब आपको पता है नाली और मुट्ठी ये क्या थे, ज़मीन नापने की इकाइयाँ थी। तो इसने कहा कि जहाँ पर आबादी है, आबादी का मतलब या तो वहाँ पर पैदावार हो रही है या इंसान रह रहे हैं, तो प्रत्येक आबाद बीसी पर 1 रुपया कर लिया जाएगा। 20 नाली ज़मीन पर 1 रुपया टैक्स लिया जाएगा। अच्छा, ये सालाना होता था 1 रुपया। कितनी मतलब आप देखो ना, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है ना। तो अब तो 1 रुपया आपका गिर जाए तो आप उसको खोजने के लिए ऐसे चल देते हैं ना। अब तो 10 रुपये भी नहीं खोजते लोग, इन्फ्लेशन बहुत हो गई ना। तो पता चला 10 रुपये को खोजने के लिए 10 मिनट लगा दिए, तो उससे ज़्यादा कहीं कमाई तो आप 10 मिनट में वैसे कर लेंगे। तो खैर, तो इसने कहा प्रत्येक आबाद बीसी पर, प्रत्येक आबाद 20 नाली भूमि पर या प्रत्येक आबाद बीसी पर 1 रुपया टैक्स लगेगा। ठीक है, आ जाइए। फ़ोन तो आप 1 घंटे से कर रहे हैं और आए सबसे लेट है। ठीक हैं, आज पैदल? अरे आए भी तो तुम वहाँ से हो, बाजपुर से। आज पैदल आए हैं, बाजपुर से आते हैं ये भाई। मतलब बहाना देखो, आज पैदल आए हैं। अरे तो यही तो घर है तुम्हारा। तौसम की जो स्पीड है ना, 2 मिनट में पहुंच जाएगी। 2 मिनट जो तौसम की स्पीड, आप किसी भी बहस कर लेना किसी ने। हाँ अरे यार, वो कोई और बहाना का, देर से आँख खुली, भतीजा बीमार था, भतीजी बीमार थी, ट्यूशन वाले बच्चे लेट हो गए, एक्सेट्रा, कोई और बहाना चलता, पैदल आए। ओके, अच्छा, पवारों के समय में ज़मीन को कहा गया था थात। देख लीजिए इधर, पवारों के समय में ज़मीन को क्या कहा गया, थात। और जो ज़मीन का मालिक होता था उसे कहते थे थातवान। ये अक्सर आया, छोटे छोटे सवाल हैं, अगर ये पढ़े हों तो रिकॉल हो जाता, जब देखे ही ना हो तो कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, जैसे रात केवीसी में क्वेश्चन किसी से पूछा ना कि भाई वो रेड शर्ट या लाल कुर्ती के लिए, तो अमिताभ बच्चन जी उसे कह रहे थे, क्या कहते हैं, क्या क्या नाम दे दिया था, ज्ञाननाथ जी, कि भाई तुम्हें बहुत नॉलेज है, तुम्हें हम ज्ञाननाथ दें। और उसे लाल कुर्ती पता नहीं, उसमें वो क्या है, लाइफ लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ले रहा है ना। तुम बताओ, लाल कुर्ती रेड शर्ट मूवमेंट किसकी थी? ठीक है, शाबाश, हाँ तुम मेरी स्टूडेंट हो ना, वेरी गुड। तो थात, भूमि को कहते थे थात, भूस्वामी को कहते थे थातवान। अब थातवान की या भूस्वामी की भूमि पर जो बसे हुए किसान थे उन्हें कहते थे खायकर। ठीक है, थात जमीन, थातवान जो ज़मीन का मालिक है, जिसे आप जमींदार कह सकते हो, थातवान को आप जमींदार कह सकते हो। ठीक है ना,
जमींदार, और इसकी ज़मीन पर बसे हुए जो किसान हैं, किसान जमींदार को टैक्स देते थे, जमींदार आगे राजा को टैक्स देता था, तो इन्हें कहते थे खायकर। सिरतान, अब देखो सिरतान एक टैक्स भी है यहाँ पर, देखो ना चंदों के समय में सिरतान एक टैक्स भी है, ये लगान का प्रकार था लेकिन ये नकद वसूला जाता था। अब यहाँ पर एक नाम और आ गया सिरतान, यहाँ पर एक नाम और आ गया है सिरतान। जो थातवान की ज़मीन पर बसे हुए अस्थायी कृषक होते थे उन्हें कहा जाता सिरतान या सीती, समझ रहे हैं। थात जमीन, थातवान जमींदार, ज़मीन का मालिक, खायकर उसकी ज़मीन पर बसे हुए स्थायी कृषक जो गांव में बस गए, और ऐसे ही जिसे कहते हैं ना उठाऊ चूल्हे, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, तो उन्हें क्या कहते थे सिरतान, ठीक है। शायद इन्हीं लिए इनसे एडवांस नकद ले लिया जाता होगा, अभी तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ हो तुम, कल तुम्हारा पता नहीं कहाँ हो, है ना। तो अस्थायी कृषक। अच्छा, ज़मीन नापने, आप देखो लोकल में ज़मीन नापने की इकाइयाँ क्या क्या हैं, गीता जल्दी बताओ। अरे नहीं, तुम्हारे तराई में, तुम्हारे घर के आसपास नाली मुट्ठी जानता कोई? तुम ही तो जानती हो, तुम एग्ज़ाम दे रही हो। बीघा, कनाल, बिस्सा, एकड़, बस ये जानते हैं ना। मरला है ना, मरला, बिस्सा, एकड़, कनाल, हेक्टेयर, ले दे के कोई जान लेंगे, यही तो है ना। अच्छा, पहाड़ में या पर्वतीय क्षेत्रों में उस समय ज़मीन नापने की जो इकाइयाँ थी, अभी आप अपने आप देखो कि अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल बटे हुए मरला में, मरला के बाद कनाल, कनाल के बाद एकड़। उधर अगर आप उधर बीघा की बात करें तो बिस्सा या बिस्वा, बिस्वा के बाद बीघा और बीघा के बाद एकड़, एकड़ के बाद हेक्टेयर। तो देखो जैसे यहाँ पर सबसे छोटी इकाई बिस्सा या बिस्वा, बिस्वा होता है एक्चुअली, लेकिन धीरे धीरे उसको बिस्सा कहने लगे, बिस्वा और मरला। उसी तरह से पहाड़ पे ज़मीन नापने की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी ज्यूला, ठीक है ना। ज्यूला, फिर खार, फिर बीसी, फिर भार, दोण, पाथा, नाली और मुट्ठी। आमतौर पर नाली मुट्ठी पूछता है ना। तो मुट्ठी जो थी इसमें सबसे बड़ी इकाई थी, ठीक है ना, नाली और मुट्ठी। एक मुट्ठी में अब मेरी फिंगर तो बहुत छोटी है, मतलब एक सामान्य हाथ जिसका हाथ काफ़ी बड़ा हो, एक मुट्ठी में अनाज लीजिए और वो अनाज जितनी जगह में आप फेंक सके, जैसे बीज को बिखेरते हैं ना, तो वो वही एक पैमाना हो गया था, एक मुट्ठी भूमि। यानी एक, हालांकि एक नाली भूमि में कितनी ज़मीन होती है मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ज्यूला, खार, बीसी, भार, दोण, पाथा, नाली और मुट्ठी। अच्छा, ये दोण और पाथा जो है ना, जैसे आप लोग अनाज जग होता है ना आपके पास, जग है ना, जग समझते हैं ना, उसमें अनाज, जग, भगोना, परात, लोकल लेवल पे बोले जाते हैं ना, तो उसमें अनाज भर कर डाल दिया। कनस्तर होता है ना, कनस्तर, कनस्तर से कनस्तर होता है ना, उसमें लेबर जो आपका अनाज काटती है, उठाती है, तो अपना हिस्सा कनस्तर भर भर के ले लेती, नाप लेती ना। कनस्तर से नापते हो ना आप तौर पर अनाज, समझ गए ना। तो कनस्तर एक बर्तन ही तो है। तो ये जो है ना आपके दोण और पाथा, दोण और पाथा जो हैं, ये ऐसे बर्तन भी थे, ऐसे पात्र भी थे जिनसे अनाज नापा जाता था। ज़मीन नापने की इकाइयाँ तो थी ये। इसके अलावा ये अनाज को नापने की इकाइयाँ भी थी कि इतने अनाज दे दो, या इतने दोण अनाज, या इतने पाथा अनाज। समझ रहे मेरी बात? ये ज़मीन नापने की इकाई तो है ही। सबसे छोटी इकाई ज्यूला और सबसे बड़ी इकाई मुट्ठी। तो ज्यूला, उसके बाद खार, खार, बीसी, भार, दोण, पाथा, नाली और मुट्ठी। ओके, अब अनाज या वस्तु को मापने की इकाई मैंने लिखा ना, माणा और पाथा, माणा पाथा, ठीक है ना। इसके अलावा दोण, खार, माणा, पाथा, दोण, खार, बीसी, ये जो थी वस्तु को मापने की बर्तन या इकाइयाँ भी थी, ठीक है। मूल्यवान वस्तुओं को तोला, माशा, रत्ती, जैसे सोना होना है ना, भाई इतने तोला सोना, इतने रत्ती सोना, तो मूल्यवान वस्तुओं को मापने की इकाइयाँ थी तोला, माशा और रत्ती। इसके अलावा ओड़ जो होते थे, एक जाति भी है ये, जो राजमिस्त्री होते थे, जो भवन निर्माण शिल्पी होते थे, उन्हें कहते थे ओड़। ये जाति अभी भी मिलती है ना। इनकी बुक भी हम पढ़ते हैं, कोई सर हैं प्रशांत कुमार ओड़, तो ओड़ राजमिस्त्री उनको कहते थे। चंदों के समय में भी आप देखें थातवान थे, थातवान चंदों के समय में, पवारों के समय तो था ही था ये, चंदों के समय में भी, और नाली और जूली इनके समय में भी ज़मीन नापने की इकाइयाँ ये थी, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब गोरखों के समय में देखें तो 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पे कब्जा करा और 1803 में गढ़वाल पे कब्जा कर लिया, आप लोग जानते हो। तो इन्होंने यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया। तो जो जैसे आप देखें ना, अंग्रेज़ यहाँ पर आए, अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो हमारा राजा कौन था? जो इंग्लैंड का राजा था वही हमारा राजा था। उसका प्रतिनिधि कौन था यहाँ पर? वायसराय। तो एक्चुअली वायसराय हमारे यहाँ सर्वे सर्वा होता था, लेकिन किसके नाम पर राज करता था? वो इंग्लैंड के राजा के नाम पर। उसी तरह से जब गोरखों ने हमारे यहाँ कब्जा कर लिया कुमाऊं गढ़वाल पर, तो राजा तो नेपाली किंग ही हुआ,
लेकिन उसने अपना यहाँ प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जिसको कहा जाता था सुब्बा। ठीक है ना, तो जैसे वायसराय था ना, ऐसे ये सुब्बा था। नेपालियों ने अपना ये जो प्रतिनिधि नियुक्त किया उसका नाम था सुब्बा, और ये नेपाली राजा की तरफ से राज किया करता था। अब इसको आप रीजेंट, प्रधानमंत्री या नायब कह सकते हो। मैं नायब क्यों लिखा, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है ना सल्तनत काल, मध्यकाल, तो जिस तरह से सुल्तान का नायब होता था इसी तरह से ये उसका नायब या प्रधानमंत्री होता था। ठीक है ना, रीजेंट क्यों बोला मैंने, जिस तरह से वायसराय को यहाँ पर रीजेंट कहा गया, इसी तरह से सुब्बा रीजेंट था। ठीक है, अब सुब्बा को सहायता करते थे काजी और नायब सुब्बा। काजी और नायब सुब्बा, काजी और नायब सुब्बा अलग अलग नहीं है। सुब्बा के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए या सुब्बा की सहायता, राजकाज में सहायता करने वाले जो मुख्य अधिकारी हुए, उनको काजी भी कहा गया है और उनको नायब सुब्बा भी कहा गया है। ठीक है, सिंपल साहब से क्वेश्चन ये पूछ जाएगा सुब्बा क्या होता था। कई बार एक सवाल पूछा है कि पहला गोरखा सुब्बा कौन था यहाँ पर कुमाऊं में, वो था जोगामल। बमशा चौतरिया भी हुआ है। सबसे अत्याचारी जो सुब्बा हुआ है, या सबसे अत्याचारी नेपाली शासक यहाँ पर जो हुआ है वो है भैरव सिंह थापा। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहला सुब्बा कौन है, जोगामल्ल। बमशा चौतरिया के बारे में पूछा जाता है, सबसे अत्याचारी जो हुआ भैरव सिंह थापा। ये जो है ना जोगामल्ल, कई बार पूछ लिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको डिटेल में बताया था कि उस समय जो है कि कचहरियों में यानी कोर्ट में सबूतों की, अपील दलील की कोई खास व्यवस्था होती नहीं थी, तो लोग अपराधी का पता कैसे निकालते थे, आ जाइए, कि हाथ में गरम गोला दे दिया, अगर हाथ जल गया तो आप अपराधी हो, बच गए तो आप अपराधी नहीं हो, है ना। एक होता, मान लीजिए आप अपराधी हैं और मैं आपका संबंधी हूँ, तो साहब आपको डुबा दिया पानी में और एक तीर कमान से तीर फेंका गया और मुझसे कहा गया तीर उठा कर लाओ, तो अगर मैं जब तक मैं तीर उठा करके लाया तब तक आप पानी के अंदर जिंदा रहे तो आप साफ़ हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। गोलू देवता का मंदिर है, वहाँ पर वजन उठाने को कहा जाता था। अब वजन उठाने का कोई पैमाना था, उसमें आप सफल रहे तो आप बच गए, अदरवाइज आप अपराधी हैं। इसके अलावा पहाड़ पे काली हल्दी मिलती थी, जहरीली थी, वो आपको खिला दी जाती थी, उसे कहा गया आप बच गए तो आप ठीक है, नहीं तो आप अपराधी हैं। इसी के अलावा आपको गर्म कढ़ाई में डाला जा रहा है, आप बच गए तो ठीक है, मर गए तो गए। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, कौन से द्वीप हैं, तराजू द्वीप, वजन तोला गया आपका, आज मान लीजिए आप पर आरोप लगाया गया, आज वजन तोला आपका, एक हफ्ते बाद फिर वजन तोला जाएगा, अगर वजन बढ़ गया तो आप अपराधी हैं, नहीं वजन बढ़ गया तो आप साफ़ हैं, और वजन घट गया तो आप अपराधी हैं। वजन घट गया तो आप अपराधी हैं, नहीं तो आप अपराधी नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये जो थे अपराधियों को पता लगाने के तरीके थे, किनके समय में, गोरखों के समय में। तराजू द्वीप, गोला द्वीप, तीर द्वीप, कढ़ाई द्वीप, काली हल्दी द्वीप, घात द्वीप। गोलू देवता के यहाँ वजन उठाना वो है घात द्वीप। गोरखे जो थे दशहरा को मनाते थे दशाई के नाम से। इसके अलावा इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में लंगर भी चलाया, लंगर चलता रहता था बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ या सोर घाटी में जो एक फेस्टिवल है जिसे कहते हैं ना हिल यात्रा, वो गोरखों ने शुरू किया था हमारे यहाँ। हिल यात्रा फेस्टिवल गोरखों ने शुरू किया था। ठीक है, अब पमारों के अगर बात करें तो जैसे अशोक और कनिष्क ने अपने आप को या अकबर ने ये कहने की कोशिश की है कि हम जो हैं धरती पर राजा के रूप हैं, तो इसी तरह से जो पंवार वंशी राजा थे ये भी अपने आप को धरती पर राजा का रूप कहते थे। इनको कहा जाता था बोलांदा, महाराजा धीराज भी कहा जाता था इनको, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर आ रहा है बोलांदा और या बोलांदा बद्रीश। किनको कहा जाता था, पंवार वंशी राजाओं को, बोलांदा या बोलांदा बद्रीश। अब अपने आप को ये देवता मानते थे, देवतुल्य था। इनका जो विदेश मंत्री होता था उसे कहते थे वकील। इसके अलावा जो राजधानी का रक्षक होता था उसे कहते थे गोलदार। राजधानी है, किला है, उस राजधानी या किले की सेना का जो मुखिया है उसे क्या कहा गया, गोलदार, है ना, सॉरी उसे क्या कहा गया, वकील। ठीक है साहब, नहीं, वकील हो गया आपका विदेश मंत्री, और राजधानी या किले का रक्षक कौन हो गया, गोलदार। मैं उल्टा बोल गया शायद। चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, है ना। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना, तो उसका मुख्य सलाहकार था। अब ये जो चाणक्य है ये बिंदुसार का भी मुख्य सलाहकार रहा है। उसके बाद इसकी डेथ हो गई, फिर अशोक आया। अशोक के समय में ये इसके निशान नहीं मिलते हैं। तो आइए आज तो लेट क्या कह रहे आइए हाँ आइए आज हम लोग बिस्तर यहीं ले आए, आज जाने नहीं है एग्ज़ाम तक। हम घर वालों से कहे अब एग्ज़ाम दे के आएंगे। बैठिए ठीक है। तो बोलांदा बद्रीश कौन हुए, उसने आते ही बता दिया कि मैं आ गई हूँ।
है ना, ठीक है। बुलांदा बद्रीश कौन हुए? पमार राजा। पमार राजाओं को बुलांदा बद्रीश कहते थे और अपने आप को ये देवता के समान कहते थे। इनका विदेश मंत्री क्या कहलाता था? वकील, ठीक है ना। जो राजधानी का रक्षक होता था उसे क्या कहते थे? गोलदार, ओके। और उसके बाद जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा मंत्री था, उसका सलाहकार भी था, तो उसके समय में किसके समय में? पमारों के समय में जो सबसे बड़ा मंत्री होता था, जिसे प्रधानमंत्री भी कहते थे, उसका नाम था मुख्तार, ठीक है ना। मुख्तार कौन हुआ? किन के समय में हुआ? पमारों के समय में। प्रधानमंत्री टाइप का अधिकारी हुआ ये। इसके अलावा मुगलों के समय में आपने सुना ना मीर बख्शी, जिसे कहते थे रक्षा मंत्री, सैनिक अधिकारी, तो बख्शी शब्द जो है यहाँ पे मिलता है ना। सेनापति या इनका रक्षा मंत्री जो होता था वो होता था बख्शी। इसके अलावा अब ये थोड़ा सा चेंज है, जैसे तुर्कों और मुगलों के समय में परगना अधिकारी जो होता था वो राजस्व अधिकारी होता था। इन लोगों ने क्या किया था? अपने साम्राज्य को मंडल में बांटा था। देखें ना आप, ये साम्राज्य है ना इनका साम्राज्य, अपने साम्राज्य को इन्होंने अलग अलग मंडलों में बांटा, प्रांतों में नहीं। जैसे आप देखें ना, मुगलों ने सूबे बनाए, या इस समय आप देखो भारत में अनेक राज्य हैं, राज्यों में मंडल है, मंडलों में जिले हैं, है ना। जिलों में क्या है? परगने हैं, और परगनों में तहसीलें हैं, यही तो है ना। मंडल राज्य, मंडल, मंडल में अनेक जिले, जिलों में अनेक परगने, और परगनों में अनेक तहसीलें, ठीक है, यही तो है सिस्टम, ओके। और तहसीलों में क्या है? गाँव, हाँ, ठीक है। वैसे गांव तहसील के बीच में भी कोई इकाई होनी चाहिए थी, ओके, बीच में चला भी था। वैसे जो न्याय पंचायतें हैं ना, न्याय पंचायतें ये उसका काम कर सकती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग भूलने लगे हैं। अच्छा, तो इन लोगों ने साम्राज्य को मंडलों में बांटा और मंडलों को बांटा परगना में। अच्छा, ये जो मंडल बांटे, तो मंडल में दो अधिकारी हुए, एक फौजदार और एक कमीना, फौजदार और कमीना। तो फौजदार जो था वो सैनिक अधिकारी था, सैनिक अधिकारी था। सैनिक अधिकारी का मतलब पुलिस और फौज की व्यवस्था करने वाला, और कमीना जो था वो राजस्व अधिकारी था। इसे आप जो मुगलों और तुर्कों के समय का जो आमिल था ना, आमिल रेवेन्यू ऑफिसर, उससे इसकी तुलना कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, ये आप पूछ सकता है, पमारों की बात मैं कर रहा हूँ। पमारों के समय में जो प्रांतीय व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, या प्रशासनिक विभाजन उन्होंने किस तरह से किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को अनेक मंडलों में बांटा। मंडल में दो प्रमुख अधिकारी थे, या मंडलीय स्तर के दो सबसे बड़े अधिकारी थे, एक फौजदार जो कि सैनिक और फौजी अधिकारी था, और दूसरा कमीना जो कि राजस्व अधिकारी था, असैन्य अधिकारी था। ये इसकी तुलना आप मुगल कालीन आमिल से कर सकते हो, ठीक है। बाद में इन्होंने मंडल को परगना और कमीना को कहा थोकदार। मंडल को इन्होंने नाम दे दिया क्या? परगना। अब यहीं से पता चलता है कि पवारों ने अपने साम्राज्य को अलग अलग परगनों में बांट दिया। तो पहले इसको नाम इन्होंने मंडल दिया था, बाद में फिर इसको परगना कहा गया। आपने ध्यान दिया होगा ना कि जब अंग्रेज़ों ने टिहरी के राजा से उसका कुछ इलाका लिया और कुमाऊं को गोरखों जीत लिया, तो आपने ध्यान है कुमाऊं जिला बना, और ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि टिहरी राजा से लिया गया गढ़वाल का वो हिस्सा जिसे कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल को कुमाऊं का क्या बनाया गया? परगना बनाया गया। समझ गए ना? तो इसका मतलब वहाँ पर परगना जो था वो प्रांतीय विभाजन का एक रूप होता होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने मंडल कहा अपनी इकाइयों को, बाद में इन्होंने मंडल को नाम क्या दे दिया? परगना, है ना। मंडल को क्या नाम दे दिया? परगना। और कमीना को क्या कह दिया? थोकदार। तो अब जो ये जो है आपका फौजदार, इस तरह से परगना का अधिकारी हो गया, ठीक है ना। फौजदार किसका अधिकारी हो गया? परगना का, ठीक है। तो परगना का एक तरह से ही पुलिस मुखिया हो गया, फौजी मुखिया हो गया, और कमीना को क्या कह दिया? थोकदार, ठीक है ना। अब यहीं पे सवाल आया कि इन्होंने थोकदारों की नियुक्ति की। थोकदारों की नियुक्ति किसने की? तो सबसे पहले किसने कर दी? पवारों ने कर दी, ठीक है। समझ रहे मेरी बात? तो थोकदार किसका अधिकारी हो गया? परगना का, है ना। फौजदार किसका अधिकारी हो गया? परगना का। अब थोकदार जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर है, और फौजदार जो है वो पुलिस और फौजी ऑफिसर है, ठीक है। बाद में परगना को अलग अलग पट्टियों में बांटा गया, ये इनका प्रशासनिक विभाग है। पट्टियाँ और पट्टियों, पट्टी का जो हेड था वो था सयाना। पट्टी का हेड कौन हुआ? सयाना। तो कमीना और सयाना किस प्रकार के अधिकारी हो गए? रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। देखो, देश है, देश में अलग अलग मंडल हैं। अब इन मंडलों को बाद में नाम दिया परगना, ठीक है। मंडलों को बाद में नाम दिया परगना। परगना या मंडल जो थे वो बटे पट्टी में, ठीक है ना। अलग अलग पट्टी में बटे, ठीक है। और पट्टी में थे साहब अनेक गांव, ठीक है। अब मंडल में दो स्तर हो, पहले फौजदार और कमीना, ठीक है ना। अब ये जो कमीना है इसको बाद में कहा गया थोकदार,
ठीक है। और पट्टी का जो अधिकारी है उसको कहा गया सयाना, ठीक है ना। हालांकि बाद के समय आप देखोगे ना तो एक्चुअली ये है सदर सयाना, और गांव में जो अधिकारी है वो है सयाना, गांव का जो अधिकारी है वो है सयाना, सदर सयाना, सयाना, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। सयाना और कमीण जो थे वो रेवेन्यू ऑफिसर थे और पट्टियों में अनेक गांव थे, ठीक है। तो ये जो था पार्ट मैंने जो भी अपलोड किया है, इसको मैं इस क्लास का पार्ट 1 कहूँगा, इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। थैंक यू।